देखो बाबू, आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता दिए थे, है ना। पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे योजना आयोग। क्या बताए थे? योजना आयोग के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बता दिए थे कि योजना आयोग का क्या कार्य होता है। यह राष्ट्र के संसाधन और पूंजी का आकलन करता है, देश के संसाधन का सही से इस्तेमाल करता है और आर्थिक विकास में बाधा वाले डालने वाले जो कारक होते हैं, इसकी पहचान करके उसकी खामियों को दूर करना और देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना, ये योजना आयोग का काम होता है। अब देखिए, इसी योजना आयोग को नाम बदल करके क्या रख दिया गया बाबू? नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग कहे या फिर योजना आयोग कहे, एक ही बात हुआ। नीति आयोग कहे या फिर योजना आयोग कहे, एक ही बात हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो योजना आयोग की जगह पे हमको क्या पढ़ना है? नीति आयोग। तो ये नीति आयोग कब आया था? तो याद रखिएगा 2014 में इसका जो है 15 आया ना। ये नीति आयोग कब हुआ? 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग कब आया? 2015 में आया, 1 जनवरी। ठीक है, 15 में आया। बातें समझ में आ रहा है? भारत सरकार ने योजना आयोग के जगह पर एक नई संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था है, की स्थापना की, यानी उसी का नाम बदल करके दूसरा स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था और यह लागू कब हो गया था? 1 जनवरी 2015 से। तो 2014 में ही यह अस्तित्व में आया था और लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है, जो 2022 से अभी कार्यरत है, 2 साल हो चुका है। तो वर्तमान में कौन है? तो ये पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, जानकारी के लिए हम डाल दिए हैं कि अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग समझ में आ गया। तो हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर मेन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कब जो है अस्तित्व में आया था? 2014 में आया था। लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 से जो है यह लागू हो गया था नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग। तो किसी से तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है। चलिए, अब बॉम्बे प्लान क्या है बाबू? बॉम्बे प्लान के बारे में समझते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी नियोजन को समर्थन नहीं करते थे। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग तरीके से। तो आपको पता है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ और जब अर्थव्यवस्था पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया, तो हम लोग को क्या था कि विकास को एक नियोजित तरीके से क्या करना था, धीरे धीरे आगे बढ़ाना था। लेकिन बड़ा बड़ा व्यापारी क्या चाहता था कि नहीं, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी को चाहिए था क्या कि नहीं, सारा चीज जो स्वामित्व का जो हम लोग रखेंगे अपने हाथों में रखेंगे, सरकार के हाथों में चल जाएगी तो फिर सरकार का हस्तक्षेप होगा। तब बड़ा बड़ा पूंजीपति को तो दिक्कत होगा ही। तो बड़े बड़े पूंजीपति जो थे, व्यापारी, तो इसका समर्थन नहीं करते थे। वह खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे। खुली अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब है कि सारा चीज पर अधिकार सिर्फ उन्हीं का होगा, वो जब चाहे जो मनमर्जी कर सके, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन सरकार क्या चाह रही थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सरकार का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है चीजें? जहां पूंजी के बर्बादी पर सरकार का नियंत्रण ना हो, अपना पूंजी हमरा मन जितना लगाएंगे, जितना बर्बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। कौन चाहता था? ये बड़े बड़े व्यापारी चाहता था। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। लेकिन भारत में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाई। ठीक है, अब जरा समझते हैं। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान क्या होता है कि देश में एक जो है, देश में एक बहुत बड़ा तबका जो व्यापारियों का था, उद्योगपतियों का था, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, चलिए छोड़िए, हम लोग एक संस्था बना लेते हैं। इसी संस्था के अंदर रह करके क्या करेंगे, काम करेंगे, नियोजित तरीके से इसको क्या करेंगे, प्लानिंग तरीके से धीरे 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 देश का अर्थव्यवस्था को सुधार करेंगे। और इसी प्लान को, इसी प्रस्ताव को तैयार किया, इसे ही क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो अगर आपको बॉम्बे प्लान के बारे में पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, बॉम्बे प्लान का आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर है? चलिए, चीजें यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है। चलिए आगे देखा जाए। अब बॉम्बे प्लान में किन किन बातों को लिखा गया था, किन किन बातों को समाहित किया गया था, देख लेते हैं। बॉम्बे प्लान आखिर क्या था भाई, क्योंकि यह तो आपको पता है, ये तो दस्तावेज था। क्या क्या लिखा हुआ था बॉम्बे प्लान में, तो चलिए देखते हैं। तो सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र में निवेश करे। यानी बॉम्बे प्लान में कहा गया था, ठीक है, हम लोग पूंजीपति जितने भी हैं मिलकर के कार्य करेंगे, सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा, लेकिन सरकार का भी अब फर्ज बनता है कि वह भी पूंजी को निवेश करे। यानी एक बात होती है, हमको स्टार्टअप करना है, 5 लाख मेरे पास है, 10 लाख का जरूरी है, तो भैया आप भी दो, आपका अगर हस्तक्षेप है तो आप भी दीजिए। तो सरकार भी क्या करे, निवेश करे। ठीक है, सरकार भी आर्थिक क्षेत्र में क्या करे, निवेश करे, रुपया पैसा को लगाए। ये बॉम्बे प्लान में लिखी हुई थी। क्लियर है चीजें? चलिए आगे देखते हैं।
उस वक्त सभी यही चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। यानी जितने भी ये जो संस्था के कमिटी थे वो सोच रहे थे कि देश क्या चले, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, यानी एक प्लानिंग तरीके से। क्योंकि देखिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, आप बिना कुछ सोचे समझे कहीं जा नहीं सकते। अगर आपको कल सोमवारी करना है तो उसके लिए आपको रातें सहना पड़ता है कि नहीं? आप ही लोग के लिए पर्सनल विशेष बात बता रहे हैं, आप लोग को सहना होता है। नहीं चलिए 8 बजेगा तो पानी पिएंगे, 12 बजेगा तो सादा पानी पिएंगे, 1 बजेगा तो नींबू पानी पिएंगे, 6 बजेगा तो व्रत तोड़ेंगे, 7 बजे फल खाएंगे। एक नियोजित तरीके से, प्लानिंग तरीके से क्या करते हैं हम लोग, हर चीज को जो है संपन्न करते हैं। तो वो वहां पर जो सभी लोग क्या चाहते थे, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। ठीक है, योजना का मतलब जो संसाधन उपलब्ध है उसी का सही तरीके से क्या हो, इस्तेमाल करके भविष्य के लिए योजना बनाना। यानी जो हमारे पास संसाधन है उसी को थोड़ा 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 करके क्या करें, भविष्य के लिए भी आगे रखे और अभी भी काम आए। जैसे कि बात होती है, हम नया गाड़ी ले लिए, अब नया गाड़ी को क्या करें, अभी जाकर के तोड़ फाड़ दे नहीं, धीरे 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 उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से काम भी लेंगे और भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित करके रखेंगे। बातें समझ में आ रहा है? तो जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी को सही तरीके से इस्तेमाल करके भविष्य के लिए योजना बनाना, इसके जरिए उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना, और जिससे कि हमारा आर्थिक स्थिति सही हो। ये बातें बॉम्बे प्लान में लिखी गई थी। तो अगर आपको बॉम्बे प्लान से जुड़ी बातें अगर कहेगा लिखने के लिए तो आप लोग लिख देंगे। चीजें क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। चलिए मैन है ये, बहुत भी आई है बाबू, इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बातें थी, ये इन किन किन चीजों में को इसमें समाहित किया गया था, इनको समझते हैं। तो आपको हम पहले ही बता देते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य तौर पर कृषि और किसानों से संबंधित समस्याओं पर बल दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो देश की गरीबी, देश को गरीबी से निकालना, यही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यानी देश जो गरीबी में था उस गरीबी से निकालना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्योंकि सबसे पहली बात है, किसान और गरीबी जो थी किसानों के अंदर, उनको निकालना जरूरी था, तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे ना। बातें समझ में आ रहा है? कृषि चीजों को भी सुधार करना था। बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया, यानी बांध बनाया गया, सिंचाई बांध बना करके, जहां पर खेतों में पानी नहीं पहुंचता था वहां बांध बना करके खेत में पानी दिया गया, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार आए, सिंचाई सुधार आए। क्योंकि उस हद तक जबकि ये बात है तब तक जो है बाबू अच्छे अच्छे सिस्टम, ड्रिप तंत्र, मोटर वगैरह सब नहीं आया था। लोग तभी भी मानसून के ही भरोसे रहते थे, नदियों तालाब से सिंचाई करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बांध बनाना शुरू किया और इन सब चीजों पे निवेश करना सरकार ने शुरू किया। ठीक है, क्योंकि विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को क्या हुआ था, गहरी मार पड़ी थी। यानी जब विभाजन हुआ था तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तो अब सबसे मेन जरूरी बड़ा मुद्दा यह है कि कृषि चीजों में सुधार करें, क्योंकि सबसे अहम चीजें जो हमारी जरूरत का है वो खेती बाड़ी। अगर खेती बाड़ी नहीं होगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? तो फिर अनाज महंगा हो जाएगा, अनाज महंगा होगा जिससे और गरीबी बढ़ेगी, गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये समस्या आई थी। तो सबसे पहली बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन बातों को रखा गया, तो किसान और उससे संबंधित खेती बाड़ी को रखा गया। क्या चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया, तो तुरंत बताइए। अब इस योजना को तैयार करने में एक विशेषज्ञ के एन राज भी थे। कौन थे? के एन राज, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया? के एन राज। पूछेगा ऑब्जेक्टिव, गांठ बांध लीजिए इसको। ठीक है, प्रथम परियोजना किससे संबंधित थे? कृषि और किसानों से संबंधित थे। गरीबी दूर करना इसका प्रथम उद्देश्य था। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इस युवा का कहना था, यानी जो के एन राज थे, इस युवा का कहना था कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी विकास की चाल क्या रखनी चाहिए, धीमी रखनी चाहिए। यानी इसका मतलब 2 दशक का मतलब 20 साल तक ये जो चाल है, यानी जो डेवलपमेंट का चाल है, धीमी रखना चाहिए, धीरे 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 विकास करना चाहिए। एक बार कोई चीज का विकास नहीं कर देना चाहिए। इसका भी कहना हद तक सही है, क्योंकि एक बार कोई चीज अचानक परिवर्तन हो जाने से क्या हो जाता है, थोड़ा अस्त व्यस्त आ जाता है। तो कहा कि धीरे धीरे रखनी चाहिए और धीरे धीरे चीजों को सुधार करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तेज रफ्तार से विकास की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा बहुत ठीक भी बातें हैं, इनका कहना था के एन राज का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना, आपको पता है बाबू, तो 56 के बाद जो है आपका 61 तक चलेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अब इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। याद रखिएगा, इसमें कौन सा किस पर जोर दिया गया? उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया। यानी छोटे मोटे जो व्यापारी थे, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, व्यापारों को बढ़ावा दिया, क्योंकि खेती बाड़ी की जो समस्याएं थी वो हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुलटा लिए।
खेती बाड़ी की स्थिति सही हुआ, तो अब खेती बाड़ी से मान के चलिए मक्का का उत्पादन हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मक्का का उत्पादन होगा, तो मक्का से बनने वाली जो अन्य सामग्री होगा उसको भी तो एक जगह लगाना होगा। आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ा दिए थे प्राथमिक क्रिया द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया से जो उपजाऊ माल होता है उसको द्वितीयक क्रिया में क्या किया जाता है, वो और ज्यादा उपजाऊ बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, मान के चलिए आलू उपजाए, आलू से चिप्स बनाना द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो उद्योग तो होना चाहिए उसके लिए, तो उद्योगों पर क्या किया गया, जोर दिया गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से चला रहा था, है ना, उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अब देखो पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है ये कौन अर्थशास्त्री थे, तो पीसी महालनोबिस थे, मतलब यही दूसरे पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना बनाई थी, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए देसी उद्योगों के संरक्षण के लिए, यानी जो देसी उद्योग था, यानी हमारे देश में जो छोटा मोटा कारखाना था, फैक्ट्री था, इसके संरक्षण के लिए सरकार ने आयात पर ज्यादा निवेश किया। ठीक है, आयात का मतलब दूसरे जगह से सामानों को मंगवाना शुरू किया, आयात पर ज्यादा निवेश किया, है ना। और इस नीति से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भी और आगे बढ़ने में मदद मिली, यानी जो सरकारी इंडस्ट्रीज था वो भी धीरे 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 रूप से सुचारू हुआ और चलने लगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तीन चीजें यहाँ से याद रखिएगा। पहले ये कब लागू हुआ था, तो 56 से लागू हुआ था 61 तक, सीधी सी बात याद रखिएगा। इस मतलब कौन इसका योजना बनाया था, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो उद्योगों से संबंधित है। बस ये 3-4 टॉपिक याद रखेगा, और दूसरे पंचवर्षीय कहेगा तो यही 3-4 टॉपिक को तो पॉइंट रखना है, भाषा लपेट देना है। बातें क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है केरल का विकास मॉडल। अब देखते हैं केरल का विकास मॉडल किस तरह से है। देखिए कोई भी जो स्टेट होता है ना, उसका एक अपना खुद का विकास मॉडल होता है। आप घर ही, कोई किसी का घर ही देख लीजिए, तो उस घर का ही क्या होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है। नहीं हमको सुबह में इतना बजे जगाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये करना वो करना, उसका अलग एक माइंड सेट होता है, रूटीन सेट होता है। और घर में देखिएगा बच्चा उठा 8 बजे 9 बजे, खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, खा पी रहा है, इधर उधर, पिताजी काम पे गए, माँ इधर उधर, तो कोई किसी चीज को नियोजित तरीके से कुछ नहीं करा रहा है। क्या होगा, वो देश चलेगा, वो घर चलेगा, नहीं चलेगा। तो देश के लिए भी वही बातें लागू होती है बाबू, कि देश विकास होना चाहिए, नियोजित तरीके से होना चाहिए। तब जो केरल का विकास मॉडल था बाबू, तो केरल का में जो विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस मॉडल को अपनाया गया, जिस तरीका को अपनाया गया, उसी को केरल मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए तो केरल के विकास के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, यानी केरल किस तरह से विकसित हो, क्योंकि आपको पता आजादी के बाद हर चीज तहस नहस था, सारा स्टेट तहस नहस था, भूखमारी बेरोजगारी हर चरम सीमा पर था। तो केरल का जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, वो अपने विकास के लिए अलग रास्ता अपनाया, जिसे केरल मॉडल नाम दे दिया गया। तो केरल के विकास के लिए जो रास्ता अपनाया गया तो उसे केरल मॉडल कहा जाता है। किस मॉडल, क्या कहा जाता है, केरल मॉडल। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा जोर दिया गया। उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि बाबू शिक्षा अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, अगर वो व्यक्ति शिक्षित है तो खुद वो गंदा नहीं रहेगा, गंदा नहीं रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कोई ढंग का काम कर लेगा। अगर वो शिक्षित है तो चोरी नहीं करेगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने आप हर चीज सुधार में आ जाएगा। आप शिक्षित रहेगा तो फालतू की बातें, समाज में गंदी बातें करिएगा नहीं। लेकिन अशिक्षित है, मूर्ख है, तो वही काम करिएगा जो समाज को पीछे की ओर ले जाता है। तो केरल वाले क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, है ना, और गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब था गरीबी को हटाने में ज्यादा जोर दिया। बातें समझ में रहा, इसलिए तो अभी देखो केरल शिक्षा में नंबर 1 पे है। अभी आप उठा करके गूगल चेक करिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो राज्य के मामले में अगर शिक्षा दर है तो केरल का है बाबू। पढ़ा लिखा लोग है, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार। बिहार में कौन, पूर्णिया जिला। इसलिए आप लोग को कहते हैं इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, पढ़िए, कम से कम नाम रोशन करिए, पूर्णिया जिला का नाम आगे बढ़ाइए। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। केरल में प्रति व्यक्ति आय, अब देखिए चूंकि सब शिक्षित है तो प्रति व्यक्ति भी आय बढ़ेगा। अब देखिए शिक्षित है तो कोई ना कोई काम करेगा, कोई ना कोई काम करेगा, तो भाई प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक आधार भी कम है। प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक आधार कम है, मतलब ये कहा है कि औद्योगिक कम है लेकिन प्रति व्यक्ति आय थोड़ा ठीक ठाक है ना, कम है। इसके बावजूद केरल की में साक्षरता 7% है, या 7 का ताला में हो जाएगा। केरल की जो शिक्षा रेट है ना, वो क्या है, 7% है, सबसे ज्यादा शिक्षा के मामले में आता है। ठीक है, अब देखिए वहां शिशु मृत्यु दर, यानी जो जन्म के समय जो चाइल्ड जब जन्म लेते हैं तो मरते कम है। और सब राज्यों में देखो मर जाता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षा की कमी, अब अच्छे तरह से हॉस्पिटल ना होना, हर चीज की कमी को दिखाता है यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। मातृ मृत्यु दर क्या, अब देखिए कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि बच्चे जन्म देने के समय माँ की मृत्यु हो जाती है, ये भी देखने को मिलेगा, तो वो भी वहाँ पर कम है। और जन्म दर भी कम है। हाँ, शिक्षित है बाबू, अनाप शनाप बच्चे पैदा नहीं करते हैं, 10 ठो नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 बहुत हो गया, क्योंकि जनसंख्या, देखिए जन्म दर भी कम होना चाहिए। आपके घर में मात्र 10 रुपया रोज आता है, 10 गो बच्चे तो 1 रुपया में बढ़ जाएगा। लेकिन 10 रुपया रोज आता है, 2 ही बच्चा है, तो दो एक एक बच्चे को 5 5 मिलेगा। अंतर है बाबू। तो संसाधन तो बट रहा है ना, तो यही कारण है वहाँ जो है सब पढ़े लिखे हैं, जो है जन्म दर भी क्या है, कम है। तो वहाँ चिकित्सा सुविधा भी बहुत अच्छी है, जिस कारण मृत्यु दर क्या होता है, कम होता है। तो आई होप कि ये विकास मॉडल आप लोगों का, केरल का जो विकास मॉडल है, समझ में आया होगा। तो केरल ने विकास के लिए जिस रास्ता को अपनाया था उसे ही विकास मॉडल कहते हैं। अब केरल क्या क्या किया था, इसको जरा दिमाग में रखिएगा, कहानी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब कृषि और उद्योग के बारे में समझते हैं। कृषि और उद्योग, खेती बाड़ी और उद्योग के बारे में समझते हैं। तो चलिए, कृषि और उद्योग के बीच किसान किसमें ज्यादा संसाधन लगाना चाहिए, इसके लिए जेसी कुमारप्पा ने एक खाका प्रस्तुत किया। यानी कहता है कि जरा समझिएगा कि कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाना चाहिए, किसमें ज्यादा पूंजी निवेश करना चाहिए, खेती बाड़ी में करना चाहिए, उद्योग में करना चाहिए। इन्होंने जेसी कृष्णप्पा जो है, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, खाका प्रस्तुत किया जिसमें ज्यादा जोर ग्रामीण उद्योग पर लगाना चाहिए, उसने ऐसा लिखा। यानी ज्यादा जो जोर लगाया गया, तो कृषि से रिलेटेड जो छोटे मोटे तबके का ग्रामीण उद्योग था, इसको लगाया गया। क्योंकि एक कहावत आप लोग भी जानते होंगे, आप ही लोग पढ़ते हैं, तो बड़का बड़का चीजों से पहले, पढ़ने से पहले छोटी छोटी चीजों का जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप नहीं आगे बढ़ पाइएगा। तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज से अच्छा है कि पहले पहले छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को सुधारो ना। उसी से धीरे धीरे जब छोटे तबके के लोग सुधरे आएंगे, जब वो गरीबी से उठेगा, तो स्वाभाविक सी बात, तो वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज अपने आप लगा देगा। अब बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लगा दीजिएगा, कुछ ही पूंजीपतियों को फायदा होगा, ज्यादा पूंजीपतियों को फायदा नहीं होगा। बात समझ रहा, छोटे छोटे मोटे लोग को फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने क्या, किस पर जोर दिया है ना, ग्रामीण उद्योग पर जोर दिया, जो खेती बाड़ी से संबंधित थे। इसके बाद वही चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नियोजित से शहरी और औद्योगिक तबके सफल हो रहे हैं। यानी नियोजित तरीके से शहरी जो है, यानी शहर के जो इंडस्ट्रीज है, वो सफल हो रहे हैं, है ना। और ग्रामीण जनता, है ना, और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है, ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। यानी गांव के जो जनता, वो नियोजित तरीके से चल ही नहीं रहे हैं, उसमें भी कुछ विचार किया जाए, उसको भी इन्वेस्ट, उसमें भी क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, इससे सिर्फ किसको फायदा हो रहा है, शहरी, है ना, और शहरी के औद्योगिकरण को फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सरकार उद्योग की योजना पर निवेश करती है और कृषि पर नहीं। कृषि पर नहीं, सरकार का कहना था कि औद्योगिक और शहरी तबके के पास भूमि संपन्न सामाजिक और राजनीतिक ताकत है, वहीं ग्रामीण लोगों के पास गरीबी। ठीक है, तो ये चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि नियोजित तरीके से सरकार सिर्फ शहर की ओर देखती है, गरीबों की खेती बाड़ी पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, गरीबे से जुड़ी जो खेती बाड़ी से जो जुड़ी औद्योगिक है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ जो है नियोजित तरीके से सिर्फ किसको फायदा हो रहा है, शहरीकरण और शहर के उद्योगों को फायदा हो रहा है, जबकि इसका कीमत कौन, गरीब लोग चुका रहे हैं, ग्रामीण लोग चुका रहे हैं। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कृषि पर नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। औद्योगिक और शहरी तबके के पास भूमि संपन्न, यानी जो किसान, जो औद्योगिक क्षेत्र वाले जो लोग हैं, जो शहर में रहते, उसके पास भूमि संपन्न है, लेकिन गरीबों के पास ऐसा भूमि संपन्न नहीं है, उस पर भी नियोजित तरीके से जोर दिया जाना चाहिए। किसने बोला था, चौधरी चरण सिंह बोला था। वह लोग बोलते थे कि अगर कृषि पर निवेश कर दिया जाए तो फिर यह लोग गरीब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि मतलब कृषि पर निवेश अगर कर देंगे तो गरीबी और बढ़ जाएगा। ठीक है, गरीबी और बढ़ जाएगा, इसलिए कृषि पर निवेश नहीं करते थे। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। बाबू, यानी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर समझ लेंगे हम लोग कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो सीधी सी बात रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में निजी व्यक्ति जो पूरा स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, वो किसी एक व्यक्ति के पास या फिर चलने वाले संस्थाओं के पास होता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, इसका स्वामित्व किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथों में होगा, है ना, सरकार के हाथों में होगा। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता है कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है कहा जाता है, यह हम सभी जानते हैं। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आते हैं। तब निजी क्षेत्र में जैसे छोटे मोटे जो उद्योग धंधे होते हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं वो सरकार के हाथों में आ जाते हैं। ठीक है, खेती किसानी व्यापार और उद्योग यह निजी क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। खेती क्या करेगा, सरकार करेगा नहीं, किसानी
छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत। और उद्योगों को सरकार ने, अच्छा सॉरी यहाँ पर कुछ और छूटा, भारी उद्योग होना चाहिए। कौन सा उद्योग होना चाहिए, भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब लार्ज स्टेज पर जो उद्योग, जैसे मान लीजिए लोहा का जो कारखाना होता है ना, आयरन उद्योग जो होता है, ठीक है, लोह कारखाना का उद्योग होता है, उसको क्या करेंगे, निजी हाथों में रखेंगे, सरकार अपने अंडर में ले लेती है ताकि सरकार को ज्यादा फायदा होता है। बात समझ में आ रहा है। तो भारी उद्योगों को सरकार ने अपने हाथों में रखा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना दक्षिण पंथी और वामपंथी दोनों में हुई। तो यानी दक्षिण पंथ और वाम पंथ दोनों ने किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सरकार हस्तक्षेप ना करे, हम लोग प्राइवेट अपना कमाएंगे, लेकिन देखा जाए तो दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सही है। बातें समझ में आ रहा है। कुछ आलोचकों यह सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, जैसे शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा निवेश नहीं किया। यानी कुछ आलोचक जो थे, यानी कुछ जो मतलब नहीं होता शिकायत करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं किया, मेडिकल के क्षेत्र में सुधार नहीं किया, इत्यादि। क्लियर है। चलिए, निजी क्षेत्र जिस क्षेत्र पर जाते थे सरकार उस क्षेत्र में नहीं जाते थे। यानी निजी क्षेत्र में क्या था कि निजी क्षेत्र जहां जहां जाते थे सरकार का उस हस्तक्षेप नहीं था। सीधी सी बात है, मेरा कंपनी आप क्यों जाइएगा, बदले में टैक्स लीजिए, अलग सी बात है। तो हस्तक्षेप नहीं, मालिकाना हक नहीं, ठीक है, टैक्स दे दे वो अलग चीजें हैं। बातें समझ, जैसे अभी आ जाएगा यहाँ पर, तो जो भी चलेगा हमारे अंडर से चलेगा, क्या कोई मेरा मालिक है यहाँ पर, नहीं है। तो यही हो गया निजी क्षेत्र। बातें समझ में आ रहा है। तो उन क्षेत्रों में नहीं जाते थे, जिस कारण निजी क्षेत्र का मुनाफा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सरकार जाता नहीं था, थोड़ा बहुत टैक्स दे करके घपलाबाजी करके भी अपने पास ज्यादा प्रॉफिट को रखता था, ठीक है। गरीबों की मदद होने के बजाय एक नया वर्ग मध्यम वर्ग बन गया, जो बिना किसी जिम्मेदारी के ज्यादा पैसे लूट रहा था। यानी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रहा था प्राइवेट कंपनियों का, है ना। तो धीरे 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 प्राइवेट कंपनी मुनाफा बचाना शुरू किया, और धीरे 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 एक नया वर्ग का उदय हुआ। किस वर्ग का, मध्यम वर्ग का। और ये बिना किसी जिम्मेदारी का ज्यादा माल लूट रहा था। बातें क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, तब सरकार ने लाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। रुको रुको रुको, छोटा मोटा जो अर्थव्यवस्था तू लोग रखो, और जो भारी उद्योग है उस पर मेरा निगरानी रहेगा। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट। लेकिन यह एक सच भी है कि इन चीजों को देखते हुए हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, बोलना चाहिए नहीं, भूलनी चाहिए, है ना, नहीं भूलनी चाहिए कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद भी पड़ी है। अभी भी देखो, अभी तुम देखोगे कितना अंधभक्त सब कहेगा कि भारत में तो कुछ पहले हुआ ही कहाँ था, कांग्रेस वाला लूट के चल गया। अरे भैया, मकान बनाने में और बना हुआ मकान में अंतर होता है। मकान बनाने वालों को पता होता है कि नींव कैसे डाला गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया है। आप तो आके रह रहे हो, आप तो उसमें सिर्फ ऊपर पुट्टी कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, अच्छा चमक रहा है। भैया उसका दीवार प्लस्तर ईट किसने जोड़ा है वो मायने रखता है। तो मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शुरुआती चीजों को हमें नहीं भूलना होगा, क्योंकि वही बेसिक चीजें होता है। आप कितनों पढ़ लिख लीजिए, जो आपके शुरुआती गुरु है ना, वो वही आपके काम है, क्योंकि मेन चीज वही आपको सिखाए हैं, ठीक है। आप वो चीज सीख करके तब आए हो, वो नहीं सीखे होते तो आप आते नहीं चीजें। तो यहाँ पर कुछ आलोचक तक कांग्रेस के राज में हुआ क्या है भाई, तुम उसको तो पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, फालतू का अंधभक्ति करते रहेगा। बातें क्लियर है यहाँ तक। तो हमें यह चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी दौर में आर्थिक विकास हुआ था बाबू, बहुत सारी चीजों का स्थापना हुआ, बांध बनाया गया, है ना, कई तरह की जो है फैक्ट्रियां हमारे भारत में आई। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। बातें समझ में आ रहा है। हाल फिलहाल में क्या होता है, दुइये को टॉपिक है, हिंदू मुस्लिम लड़ा, वो उसको मारो वो उसको मारो, कुछ नहीं होता है बाबू। यही चीजें हो रहा है, गवर्नमेंट लड़ाने का प्रयास कर रहा है। कहाँ यूनिवर्सिटी खुल गया है, कहाँ 10 को 20 को यूनिवर्सिटी खुला है, बताइए। चलिए छोड़िए। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए कई सारे परियोजना शुरू किए गए। देखिए सिंचाई के लिए भी, है ना, बिजली उत्पादन के लिए भी परियोजना शुरू किए गए। बातें क्लियर यहाँ तक चीजें। चलिए आगे देखा जाए। भाखड़ा नंगल बांध 1948 में। चलिए अब देखिए, ये जो है बाबू भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया था, इसका दो मकसद है। देखिए बांध क्यों बनाया जाता है, तो बांध को बनाने के पीछे दो मकसद होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है तो बिजली उत्पादन किया जाता है, और सिंचाई के लिए जो है हमें क्या किया जाता है, पानी उपलब्ध किया जाता है। जरा समझिएगा कैसे। अब देखिए, ये जो बांध बना दिया जाता है, बांध से आप लोगों को पता है, 10th में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, जो है जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, है ना।
अब देखिए क्या होता है, जनित्र जो विद्युत जनित्र होता है वो घूमने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए पानी को क्या कर दिया जाता है डैम में, मतलब डैम उसी को कहते हैं, बांध उसी को कहते हैं, क्या करता है, स्टोर कर लिया जाता है। अब मान के चले इतना बड़ा चीजें आ रहा है, देखिए यहाँ से पानी आ रहा है। अब हम देखो क्या कि इसको स्टोर करके एक तंग रास्ता से निकालेंगे, भभुआ करके निकलेगा। सोचिए ना, इधर से धक्का देंगे और छोटा गली से निकालेंगे तो धड़धड़ा के गिरेगा। तो यहाँ से पूरा पानी है, एक छोटा सा रास्ता से निकालेंगे तो क्या होगा, पानी स्पीड में जाएगा। तो पानी स्पीड होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पर एक उपकरण लगा देते हैं, यानी वो बिजली उत्पादन करने वाला मशीन लगा देते हैं। जब वो घूमता है तो इससे बिजली बनता है। साथ ही साथ बांध बना करके हम लोग मान के चले जिस स्थान पर खेत सूखा होता है या फिर वहां की मिट्टी रेगिस्तानी बालू अलग तरह की मिट्टी हो गई, वहां सुखार है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बांध बना करके, पुल बना करके उधर हम पानी को ले जा सकते हैं। तो बांध बनाने का यही मकसद था, सिंचाई हो जाए, बिजली उत्पादन हो जाए। बातें क्लियर है। ये भी चीजें बाबू देखिए ना, उसी उसी समय में हुआ था। बात समझ 1948 में ही भाखड़ा नंगल बांध हुआ था, है ना। ये दूसरा सबसे बड़ा बांध था बाबू, समझ में आ गया। याद रखिएगा, ये सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध जो है टिहरी के बाद, है ना। सबसे ऊंचा बांध कौन हो गया, टिहरी। इसके बाद आपका भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है। ये कहां पर है, तो सतलज नदी पर है। याद रखिएगा, ये पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में बाबू, इसलिए यहाँ पर ऐड किया है भाखड़ा नंगल डैम, सतलज नदी कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किसमें बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, ठीक है। यह 886 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यानी सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, इसके बाद ये जो है आपका भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है। चलिए, और भी कई सारे बांध है, हीराकुंड डैम है, अलग अलग बांध है, तो उनको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब हीराकुंड डैम के बारे में देख लीजिए, समझ जाते हैं। 1948 ईस्वी। अब देखिए, उड़ीसा राज्य में संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया यह दुनिया का सबसे लंबा जो बांध था। लेकिन यहाँ मिट्टी का ना गलत होगा, अब देखिए आप पक्कीकरण हो गया, मिट्टी से तो बांध टूटिए जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का गलत चीजें है यहाँ पर, ये चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहां पर बनाया गया था बाबू, यहां से याद रखिएगा, उड़ीसा में है यह बांध। कहां पर, हीराकुंड बांध कहां पर है, उड़ीसा में। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। उड़ीसा में है, किस नदी पर है, तो महानदी पर है। याद रहेगा, किस पे है, महानदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, भूल गई तुरंत, भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा बांध आया, भाखड़ा नंगल बांध। चलिए याद रखिए सब चीज, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, ये सब याद रखिएगा आप लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, उसके कुछ बड़े बड़े उद्योग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला बाबू, इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र मतलब लोहा वगैरह सबका उद्योग, लोह उद्योग, ठीक है। इसका तेल शोधक कारखाना, जैसे आपका अभी देखिए बरौनी में, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना, ठीक है। इसके बाद कारखाना, ये विनिर्माण आ गया, यानी कोई नया चीजों को बनाना, विनिर्माण की फैक्ट्रियां। रक्षा उत्पादन, जैसे डिफेंस, जैसे जहां पर मान के बंदूक गोला बनता है, तो वो किसके अंदर आता था, गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। रक्षा उत्पादन इसी के अवधि में शुरुआत हुई थी, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बातें क्लियर है। चले, इस्पात संयंत्र उद्योग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा, भारत में पहला इस्पात संयंत्र उद्योग जमशेदपुर में लगाया गया था, है ना। जो कि किसके द्वारा लगाया गया, याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। 1960 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला इस्पात संयंत्र 1960 ईस्वी किसने, तो जमशेदजी टाटा। कहां पर, तो जमशेदपुर में लगाया गया था। बस बात क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। अब भूमि सुधार के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। किसके बारे में समझते हैं, भूमि सुधार के बारे में, कि इस अवधि में बाबू, इस टाइम में भूमि सुधार से रिलेटेड कौन कौन से काम किए गए, इनको समझते हैं, ठीक है। चलिए, यह काम भी इसी अवधि में शुरू हुआ, भूमि सुधार का भी। क्योंकि आपको पहले पता था बाबू, पहले जमींदारी प्रथा था, अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवारी व्यवस्था था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा, महालवारी व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था बाबू। उसमें बहुत तरह के जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टैक्स दिए जाते थे, और टैक्स का जो कर होता था वो ऊंचे दर पर होता था, ठीक है। तो ये तरह की समस्याएं थी, लेकिन उनको भी क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के जाने के बाद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो पहले कौन सा प्रथा था बाबू, जमींदारी प्रथा था। जमींदारी प्रथा में जमीन किसके पास रहता था, जमींदारों के पास रहता था, किसानों के पास नहीं रहता था। अब जमींदार किसान को खेती करने देते थे, मन चाहा उससे टैक्स लेते थे। भैया देना है तो दो, नहीं तो जाओ भूखे मरो, तो करेगा क्या, दिक्कत है। तो इन सब चीजों का, समस्या का सामना करना पड़ता था पहले, लेकिन ये सब प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह प्रथा अंग्रेजी जमाने से ही चली आ रही थी। बातें क्लियर है। अब इस प्रथा के वजह से किसानों के जमीन जमींदारों के हाथों में चली जाती थी, है ना। अब जमींदारों से जमीन ले ली गई, यानी कहा ना, अब भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण होगा, है ना। जमीन ले ली गई, और उन वर्गों का राजनीतिक दबदबा भी क्या हो गया, घट गया।
जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ कर दिया गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा था, एक साथ करके जो है जमींदारों से ले लिया गया था। बातें क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। अब जमींदारी प्रथा, थोड़ा जमींदारी प्रथा के भी बारे में जान लेते हैं कि जमींदारी प्रथा क्या होता है। तो जिस जमीन पर किसान काम करते थे उस जमीन का मालिक कोई और होता था, है ना कि वह खुद काम करने वाला किसान। आपको पता है कि जमीन का मालिक कौन होता था? कोई और होता था, जमींदार होता था। किसान तो बेचारा काम करता था, फसल उत्पादन करके उसको वह देता था, ठीक है। तो वह भी किसानों से कर वसूलते थे। क्या वसूलते थे? कर यानी टैक्स वसूलते थे। भारत के आजाद होने के बाद यह प्रथा क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। बातें समझ? अभी देखिए सब किसान के नाम से अपना अपना जमीन है, अपना अपना खुद वह मालिक है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खाद्य संकट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? खाद्य संकट के बारे में देखते हैं। तो 1960 के दशक में कृषि की हालत बहुत खराब हो गई थी। देखिए आपको पता है 1960 के दशक के बाद क्यों हुई थी? दो लड़ाइयां, याद है कि नहीं है? चीन और पाकिस्तान का। अब लड़ाई होगा, युद्ध होगा तो बाबू खाद्यान्न में ही कमी होगा, क्योंकि उस युद्ध के दौरान खेती बाड़ी को भी नुकसान होगा, आयात और निर्यात पर रोक लग जाता है, पहली बात है। अब उस दरमियान कोई खेती बाड़ी भी नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देश में युद्ध छिड़ल है, आप खेती करना चाहिएगा, दिक्कत है। तो खाद्यान्न का कमी हो जाता है बाबू, है ना। खाद्यान्न का क्या हो गया? कमी हो गया और हालत बहुत खराब हो गई। 1965 से 1967 के बीच क्या हुआ? देश का अनेक हिस्सा सूखा पड़ गया, खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, पानी पहुंच नहीं पा रहा था, सूखा पड़ गया। इसी वक्त भारत ने दो युद्धों का सामना किया। कौन कौन सा युद्ध का सामना किया बाबू? है ना, चीन के साथ युद्ध किया और पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, आप लोग को पता है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? इन सभी, है ना, कारणों से, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कारणों से, इन सभी कारणों से खाद्यान्न की कमी हो गई। यानी ये सभी कारणों से क्या हो गया? खाद्यान्न का कमी हो गया। और लगभग पैमाने पर, यानी लगभग पैमाने पर देश में अकाल जैसी स्थिति क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। यानी इन सब कारणों से देश में क्या हो गया? अकाल की, भुखमरी जैसी महान जो है भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर है चीजें? चलिए आगे देखा जाए। बिहार में खाद्यान्न संकट। अब बिहार के खाद्यान्न संकट के बारे में जान लेते हैं बाबू, बस कुछ और टॉपिक बचा है, ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है। बिहार में खाद्यान्न संकट, बिहार में भी अब आपको पता है बिहार में भी गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा था उस समय। तो समझते हैं बिहार में खाद्यान्न। देखिए खाद्यान्न ऐसे होगा, आप लोग याद रखिएगा, ये वाला खाद्यान्न लिखिएगा। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। यहाँ अकाल जैसी स्थिति हो गई थी, यानी लोग भूख से मर रहे थे। अकाल, पूरा अकाल मतलब समझ रहे हो? अकाल का मतलब कुछ ना मिलना, खास मतलब खाने पीने का अकाल ही पड़ गया था। बात समझ में आ रहा है? विकराल रूप था यहाँ पर। बिहार में लगभग 9 जिलों में अनाज का पैदावार आधे से कम होती थी। 9 जिला बिहार का, सोचिए ना, 9 जिला में जो पैदावार होता ही नहीं था। सोचिए 9 जिला का लोग क्या खाते होंगे, ठीक है। खाद्यान्न की कमी से कुपोषण बड़े पैमाने पर फैल गया। कुपोषण जैसी बीमारियां भी क्या हो लगी? भयानक रूप लेने लगी और गंभीर रूप धारण कर लिया। बात समझ ना, खाद्यान्न यहाँ पर ऐसे आप लोग सही कर लीजिएगा, है ना। तो कुपोषण जैसी समस्याओं, अब देखो कुपोषण उस स्थिति को कहते हैं जब संतुलित मात्रा में आहार या भोजन नहीं मिलता है, तब वो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। देखिएगा शरीर खिचक उचक जाता है, पतले दुबले हो जाते हैं, ठीक है। तो कुपोषण का शिकार हो गया था, इतना समस्या था, ठीक है। वहां की प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया। यानी जो लोग को प्रतिदिन 2200 कैलोरी आहार चाहिए था, वो केवल और केवल 1200 कैलोरी आहार मिल रहा था। सोचे कितना कम भोजन मिल रहा था। आपको कहा जाए कि दिन में 2 बार खाते हैं, नहीं, सिर्फ एक बार नाश्ता खा करके आप भर दिन काटिए, यही वाला स्थिति था। सोचिए कैसे संभव था, काम कैसे करेगा, किस आधार पर वहां पर लोग जो है काम करेगा। बातें समझ में आ रहा है? तो इस ऐसी स्थिति थी वहां बिहार में, ठीक है। जबकि एक आदमी को कितना कैलोरी चाहिए था दिन में? 2450 कैलोरी अनाज की जरूरत होती है, लेकिन वो लोग खा कितना रहे थे? 1200 कैलोरी। सोच लीजिए, आधा से भी कम, ठीक है। तो बिहार में 1967 में मृत्यु दर पिछले साल के मुकाबले 34% बढ़ गई। यानी अब देखो, भूख से लोग मरने लगे, कुपोषण से लोग मरने लगे, है ना, और मृत्यु दर 34% से ज्यादा क्या हो गई? बढ़ गई। आप लोग शांत रहिए, थोड़ा 5 मिनट शांति बना के रखिए, हम खुद मिला लेंगे। हल्ला कर रहे हैं आप लोग। 34% क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। खाद्यान्न की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई। यानी अब देखिए, अब उपज अगर नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है बाबू, अनाज का कीमत क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्शन रुकेगा तो कीमत बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अर्थव्यवस्था में पढ़ाएंगे आप लोग को, इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे। बातें समझ में आ रहा है? मांग एवं पूर्ति की लोच पढ़ाएंगे जब ये चैप्टर, तो वहां पर बहुत अच्छा चीज है, मांग एवं पूर्ति की लोच क्या होता है, ठीक है। मांग बढ़ा, कीमत बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब मांग घटा तो कीमत घट जाएगा, यानी जो चीज का ज्यादा डिमांड होता है ना उसका कीमत तो बढ़ जाता है। भैया इसका डिमांड है, कीमत बढ़ा दो। तो मांग एवं पूर्ति का लोच में ये चीजें पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। तो खाद्यान्न की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई। पंजाब के मुकाबले यहाँ पर चावल और गेहूं की कीमत ज्यादा दोगुनी हो गई थी, क्योंकि खेती बाड़ी हो ही नहीं रहा था। तो बाबू ये था बिहार के जो है खाद्यान्न संबंधी संकट, और देखिए कितना जो है भयानक विकराल रूप ले लिया था यहाँ पर। तो बातें क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए आगे देखा जाए। अब चलिए हरित क्रांति समझते हैं, तो फिर सरकार ने कुछ नया जोड़ दिया है ना। अब जरा देखिए हरित क्रांति को डायरेक्ट समझा देते हैं। हरित क्रांति का मतलब ये जो है किससे संबंधित है, तो पहले ये समझिए कि खेती बाड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेती बाड़ी से। तो अब देखिए खेती बाड़ी को नया नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए उपकरण के माध्यम से, नई तरीका से सिंचाई करके, नए नए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना, उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। क्या चीजें क्लियर है आप लोगों का यहाँ पर? चलिए, तो हरित क्रांति समझ में आ गया कि नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर, नए नए सिंचाई के साधन के प्रयोग करके, खाद उर्वरकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपज करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में खाद्यान्न संकट आपने देखा, बिहार में भी देख लिए, इस प्रकार विकराल रूप धारण कर लिया था। इसी को लेकर के भारत में विदेशी खाद्यान्नों की सहायता पर निर्भर हो गया, यानी विदेश से जो भोजन आता था उस पर हम लोग निर्भर हो गए। तो बोला कि ना ऐसे नहीं होगा, हम लोग को कुछ नया दिमाग लगाना होगा, नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, जिससे क्या हो सके, पैदावार ज्यादा हो सके। बातें समझ में आ रहा है? तो सरकार खास करके यूएसए पर निर्भर हो गया खाद्यान्न के लिए। किस पर निर्भर हो गया? यूएसए जैसे देश पर निर्भर हो गया। यूएसए ने भारत पर आर्थिक नीति के बदलने के लिए दबाव डाला, यानी कहा आप लोग अपना आर्थिक नीति बदलिए भैया, आप ऐसे चलिएगा तो आपका भूखों मर जाएगा लोग, बदलिए, चेंजेस करिए अपना आर्थिक नीति। तो आर्थिक नीति बदला, है ना। सरकार ने शुरुआत में छोटे छोटे जो किसान पिछड़े हुए थे उनके लिए एक नीति बनाई। अब इस सरकार को ध्यान खुला के नहीं, पहले किसानों की स्थिति को क्या करना चाहिए, सुधार होना चाहिए, पहले भोजन इसके बाद कुछ और। बातें समझ में आ रहा है? तो सरकार ने उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई मुहैया कराना शुरू किया, यानी सरकार ने अपना नीति बदलना शुरू किया और किसानों को अच्छा कीटनाशक बीज देना शुरू किया। अच्छा ये वाला दवाई प्रयोग करिए, आपका जो है पौधा में कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगा तो पौधा सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता था। सिंचाई के लिए साधन का प्रयोग किया गया। बातें समझ में आ रहा है? अलग अलग तरह के जो है आपका खाद खाद से बीज से संबंधित चीजें पर जो है मुहैया कराया गया, अच्छे किस्म के बीज दिए गए ताकि पैदावार ज्यादा हो। सरकार ने क्या किया, छोटे छोटे किसानों के लिए योजना बनाया। ठीक है, सरकार ने इस बात की भी गारंटी दिया कि उपज को एक फिक्स्ड मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, यानी सरकार ने यह भी योजना बनाया, यह भी गारंटी दिया कि आपका जो सामान आएगा, आप मान के चलो उपजा तो लिए ज्यादा पूंजी लगा करके। इसके बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया में धनी किसानों को, देखिए इस प्रक्रिया में क्या हुआ था कि जो धनी किसानों को और भूस्वामियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि धनी जो किसान था वो टेक्नोलॉजी को ग्रहण किया, अच्छे किस्म का बीज लगाया, फसल उपज गया। जो जिसको भूस्वामी था, ज्यादा मात्रा में भूमि था, वो भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के मदद से और अच्छे किस्म के बीज बोया तो ज्यादा फायदा हो गया। और जो छोटे छोटे तबके के किसान थे, थोड़ा बहुत कम खेती था, वो इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर पाया, तो उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, हरित क्रांति आने से बाबू उपज में वृद्धि और हुआ। बातें समझ में आ रहा है? भारत में 1960 के दशक आखिरी दौर में पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, है ना। 1960 के दशक के आखिरी दौर में पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? कल एक ऑब्जेक्टिव भी देखे थे, पंजाब से, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1960 ईस्वी में इस दौरान खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ और औद्योगिक व्यवस्था की ओर क्या किया गया, ध्यान दिया गया, और ज्यादा उपज वाली किस्म के बीज, खेती के मशीकरण, सिंचाई तंत्र, खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया, यानी अच्छे किस्म के बीज लाए गए, मशीन से खेती बाड़ी करना शुरू किया। कहाँ हल बैल से होता था खेती, अब ट्रैक्टर से होने लगा। अब पानी पटाने के यानी सिंचाई के साधन पहले बरसात या फिर कोई नहर के माध्यम से होता था, लेकिन अब मशीन लग गए सिंचाई करने के लिए। तो तरह तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके खेती में क्या किए, बढ़ोतरी किए, प्रोडक्शन बढ़ोतरी किए, उत्पादन ज्यादा हुआ, और इसी को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो इतना बात आप लोगों को लिख देना है। तो इसका जनक कौन था ये लिख दीजिएगा, 2-4 पॉइंट बस, और इसको इस तरह से डील कर दीजिएगा। इससे अब देखिए चैप्टर को अंत करने से पहले एक चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए बाबू, जो कि सबसे वीवीआई होने वाला है। इस पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं, ये सबसे ज्यादा वीवीआई है। 12 का 12 पंचवर्षीय योजना को हम कलेक्ट किए हैं। चलिए समझा जाए।
प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाए थे 1951 से 1966 के बीच, इसमें कृषि और किसानों के बारे में बताया गया, ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, है ना। चूंकि इसमें जो है आपको तीन पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा है, लेकिन 12 का 12 हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पंचवर्षीय योजना के बारे में है, तब बाबू 12 का 12 को समझना बहुत भी आई है ये। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना बाबू 1956 से 1961 के बीच, 1956 से 61, इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दिया गया, यानी जो किसानों से छोटे मोटे जो उद्योग होंगे, जो छोटे मोटे किसान का जो उद्योग था, है ना, और स्वरोजगार पर जो है इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। अब देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से स्व रिलायंस, ठीक है, खुद से काम करना, है ना। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच, आप लोगों को ईस्वी भी याद रखना, ये भी पूछता है। तो 74 से बीच देखिए 66 में 3 साल बाद गायब हो गया, देखिए 3 साल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, देखिए 69 हो गया, याद रखिएगा। तो 69 के बाद है ना 74 में न्याय के साथ गरीबी कम कर रहा था, ये भी पूछता है बाबू, गरीबी कम करना था किस पंचवर्षीय योजना में है बातें, तो गरीबी कम करना चौथी पंचवर्षीय योजना, और विकास कार्य में तेजी लाना, यानी जो विकास हो रहा है उस काम में तेजी ला रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहा था क्या कि विकास के कार्यों को धीरे धीरे लेकर के 2 सदी तक कम से कम हम लोग को चलना है। तो लेकिन कहा नहीं भैया, चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा नहीं, विकास को क्या करना होगा, तेजी में लाना होगा, क्योंकि इससे पहले बाबू युद्ध हो चुके थे भारत और पाकिस्तान से, जिसमें काफी क्षतियां हुई। तो कहा धीरे धीरे से कुछ काम नहीं चलने वाला, विकास को तेजी से, है ना, अग्रसर करना होगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना बाबू 1974 से 1979 ईस्वी, अब गरीबी को हटाना, क्या था, गरीबी को हटाना, बातें समझ में आ रहा है, क्या था इसका मुख्य मकसद, गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, और उनको क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, याद रखिएगा। फिर एक बार बात बाबू ये देखिए, एक साल फिर गैप गया, है ना। फिर क्या हो गया बाबू, यहाँ पर 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चला। अब 5वीं योजना के रूप में वही जोड़ दिया गया। अब देखो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसी को इसमें भी दिया गया, तो यानी 5वीं और 6ठी का जो मैटर है बाबू वो सेम है, याद रख लेना है, वो क्या है, सेम है। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 फूड प्रोडक्शन, यानी भोजन का उत्पादन, रोजगार पर बढ़ावा दिया गया, उत्पादकता यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन पर वृद्धि दिया गया, इसमें भी। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते 1992 से 1997 रोजगार सृजन करना, यानी रोजगार को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, रोजगार को बढ़ावा देना, जनसंख्या का नियंत्रण भी इसी सेक्टर में ला, क्योंकि जनसंख्या उस समय काफी ज्यादा, है ना, बढ़ोतरी होने लगी, तो जनसंख्या नियंत्रण भी बाबू इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में बातें कही गई थी। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है, 2002 7% की विकास दर। अब जरा देखिए 7% की क्या हो गया, विकास दर सिस्टम को लागू किया गया। तो याद रखिएगा 7% की विकास दर अगर पूछेगा तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों को बताना है। तो ठीक है, चलिए अगला देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 स्वरोजगार, क्या होगा, स्वरोजगार संसाधनों का विकास, जो हमारे पास संसाधन है उसको क्या करना, विकास करना, ये बाबू आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 व्यापक और तेजी से विकास, क्या कहा गया है, व्यापक और तेजी से विकास करना है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य समग्र विकास का सुधार के बारे में इस पर चर्चा किया गया है। बाबू बातें समझ में आ रहा है, बस इतनी सी है। तो ये भारत में पंचवर्षीय योजना का एक लिस्ट है जिसको आपको याद करके रखना, ये बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहेगा, कम से कम तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हालांकि आप जब सेट में जाइएगा, जब आपका एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन में भी हो सकता है पंचवर्षीय योजना से, है ना, एक प्रथम और लास्ट में बीच में कहीं कहीं से ये वाला चीजें दे देगा, तो आप लोगों को याद रख लेना, पंचवर्षीय योजना ऐसे भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो बाबू इसी के साथ जो है आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, तो नियोजित विकास की राजनीति, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूर्णतः बिल्कुल समाप्त होता है। बाबू जितने भी मैटर थे इसमें, जितने भी मेन कंटेंट थे कि किस तरह से जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरा बिखरा हुआ था और चुनाव भी हो चुका था, तो सरकार का ध्यान किधर गया कि अर्थव्यवस्था को सुधारना था, ठीक है। तो किस तरह से प्लान तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्या किए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे, फिर बीच में युद्ध आ गया तो और स्थिति डमाडोल हो गई, लेकिन फिर भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को सही जगह पर लाए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए रहने दिया जाए।